हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 20 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर अभी अटैक किया गया है। ईरान ने सेल्फ डिफेंस का बहाना देते हुए पाकिस्तान पर अभी अटैक किया है, जिससे पाकिस्तान द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का वायलेशन है और पाकिस्तान इसका रिटेलिएट भी करेगा। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, ईरान को बैक किया है। इंडिया का कहना है कि ईरान द्वारा ये एक्ट किया गया, ये सेल्फ डिफेंस में किया गया है और ये ईरान और पाकिस्तान दोनों के बीच का मैटर है, तो वो दोनों आपस में मिलकर सुलझे। यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और ईरान की इस एक्ट को गलत बताया है। ईरान ने जो किया वो गलत है। चाइना ने दोनों को सपोर्ट किया, दोनों को संयम बरतने को कहा है। तो ये आर्टिकल ईरान द्वारा पाकिस्तान पर अटैक किया, इससे संबंधित था। ठीक है, तो चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अयुथा एक्सरसाइज के बारे में। अयुथा एक्सरसाइज न्यूज़ में क्यों है? इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज अयुथा अभी संपन्न हुई है, इससे संबंधित है। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम अयुथा है। ये अभी संपन्न हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अयुथा का मतलब क्या होता है? अयुथा का मतलब होता है अपराज्य, जिसे कोई हरा नहीं सकता, अपराज्य। अब इसका नाम देखो, अयुथा। अयुथा अयुथा क्या देखने को मिलता है आपको? अब नाम सुनोगे तब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये तो अयोध्या की बात हो रही है। जी हाँ, इसका नाम अयुथा इसलिए रखा गया है कि भारत की सिटी अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है आप सब जानते होंगे। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अयोध्या। तो ठीक है, भारत की सिटी अयोध्या और थाईलैंड की सिटी है अयुथा। ये यूनेस्को की साइट है, ये भी बहुत ही थाईलैंड के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्चरल सिटी है। तो इन दोनों के नाम पर इसका नाम लिखा गया अयुथा। अयुथा एक्सरसाइज, दोनों के बीच में कल्चर टू कल्चर टाइज है, पीपल टू पीपल टाइज है, हिस्टोरिकल रिलेशन है, इसलिए इसका नाम अयुथा रखा गया है। तो देख लेते हैं एक बार इस एक्सरसाइज के बारे में। तो देखो, इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभी इंडिया थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी इंडो थाई कोऑपरेट भी अभी इसी के साथ में आयोजित हुआ है। जहाँ ये एक्सरसाइज है उसके साथ में इंडो थाई कोऑपरेट जो एक्सरसाइज है वो भी कंडक्ट हुई है। एक्सरसाइज मतलब ये एक मिलिट्री ड्रिल थी, तो ये भी कंडक्ट हुई साथ ही साथ में इसके एम की बात करें तो हमारा जो सागर डॉक्ट्रिन है उसे फुलफिल करने में हेल्प होगी। हमारा जो सागर डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि समंदर में, सी में आसपास का जो रीजन है उसमें सभी को सिक्योरिटी हो, सभी की सिक्योरिटी हो, तो उसमें ये उसे इंश्योर करने में, फुलफिल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और इससे क्या बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, वो भी स्ट्रांग होंगे। तो इसका ये एम था। इंडिया थाई के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है मैत्री एक्सरसाइज। याद रखना, इंडिया थाईलैंड के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? तो अभी हुई है अयुथा। कौन सी एक्सरसाइज? अभी हुई है अयुथा एक्सरसाइज। किस किस के अयुथा एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई? अयुथा एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में हुई है। कौन सी सिटी के नाम पर? अयोध्या और अयुथा के नाम पर। अयुथा जो थाईलैंड की सिटी है, ये यूनेस्को साइट है। तो अयुथा एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में अयोध्या और अयुथा के नाम पर हुई है। उसके साथ साथ में इंडो थाई कोऑपरेट भी साथ में, जो एक इनिशिएटिव है, ड्रिल है, वो भी साथ में हुआ। इससे सागर डॉक्ट्रिन फुलफिल होने में हेल्प होगी। और इसी के अलावा इंडिया थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज, इंडिया थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज, इंडिया थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज भी होती है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? मैत्री एक्सरसाइज होती है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अयुथा एक्सरसाइज है ना, वो पहली बार हुई है। अयुथा एक्सरसाइज पहली बार हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अयुथा एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में पहली बार हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या देखना है? अयुथा एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, इंडिया थाईलैंड के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, जिसका नाम है अयुथा। इंडिया थाईलैंड के बीच में नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है अयुथा। बायलैटरल एक्सरसाइज है, एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, अयुथा का मतलब होता है अपराज्य, और अयोध्या और अयुथा के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इंडिया थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल, यानी कि इससे कहा जाता है इंडो थाई कोऑपरेट भी कहा जाता है, वो भी इसके साथ ही आयोजित हुआ है और ये सागर डॉक्ट्रिन को फुलफिल करने में हेल्प करेगी। और इंडिया थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज होती है मैत्री, वो भी आप याद रखना, इंडिया थाईलैंड के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है मैत्री। ठीक है, और ये पहली बार कंडक्ट हुई है। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एनुअल स्टार्टअप रिपोर्ट 2022 के बारे में। एनुअल स्टार्टअप रिपोर्ट 2022 के बारे में न्यूज़ में क्यों है? अभी गुजरात, कर्नाटक, केरला ने तीनों ने स्टार्टअप के मामले में टॉप किया है, इसलिए ये न्यूज़ है। यानी कि स्टार्टअप से संबंधित इकोसिस्टम डेवलप करने में इन तीन राज्यों में अच्छा काम किया है, इसलिए ये न्यूज़ में एनुअल स्टार्टअप अवार्ड 2022 के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो एनुअल स्टार्टअप जो अवार्ड है ना, इसका एम क्या है? इसे क्यों रिलीज किया जाता है इस अवार्ड को? तो इसका एम है स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम डेवलप करना। जो स्टार्टअप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए।
स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रोजगार बहुत ही ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। इससे क्या राज्यों के बीच में हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, सभी राज्य हेल्दी कॉम्पीट करेंगे तो और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी और भी इकोसिस्टम बेस्ट डेवलप किया जा सकेगा। तो राज्यों के बीच में हेल्दी कंपटीशन डेवलप करने के लिए इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें रैंकिंग कौन देता है? रैंकिंग देता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड, DPIIT द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है। DPIIT जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, DPIIT जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट ट्रेड आता है DPIIT, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। वो ये अवार्ड देता है, वो ये रैंक देने का काम करता है। रैंक कौन देता है? रैंक देने का काम करता है DPIIT। DPIIT किसके अंतर्गत आता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो ये अवार्ड देता है, जो ये रैंक देने का काम करता है। अभी एनुअल अवार्ड 2022 रिलीज हुए, जिसमें गुजरात, केरल, कर्नाटक इन्होंने टॉप किया है। और स्टार्टअप अवार्ड एम क्या है? एम देख लिया है, इकोसिस्टम डेवलप करना और हेल्दी कंपटीशन डेवलप करना है। टोटल भागीदार कितने हैं, कितने पार्टनर शामिल हुए थे? तो टोटल 33, मतलब स्टेट और यूटी के मिला के 33 पार्टनर शामिल हुए थे। 33 पार्टनर इसमें शामिल हुए थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 33 पार्टनर इसमें शामिल हुए थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 33 पार्टनर इसमें शामिल हुए थे। किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं? तो ये 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। पहले तो बेस्ट परफॉर्मेंस, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है ना, वो किसने की? ये तो बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। दूसरा है टॉप परफॉर्मर, फिर है लीडर, फिर है एस्पायरिंग, फिर है इमर्जिंग। तो बेस्ट परफॉर्मर में जीके मतलब गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बेस्ट परफॉर्मर गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। टॉप में महाराष्ट्र, राजस्थान है। टॉप परफॉर्मर में महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह है। और लीडर में है MP है, ये आंध्र प्रदेश है, UP है, ये लीडर में आते हैं। एस्पायरिंग में बिहार है, हरियाणा है। इमर्जिंग में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये इमर्जिंग के अंतर्गत आते हैं। तो 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया, ये कब स्टार्ट किया गया था? स्टार्टअप इंडिया है 2016 में स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप इंडिया मिशन है 2016 में स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था? स्टार्टअप इंडिया है, उसका एम क्या था? इसका एम था, इसलिए लाया गया था कि भारत में इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। तो इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये मिशन लाया गया था। स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये मिशन लाया गया था। इसमें इसी की मिशन के तहत भारत में 2,17,000 स्टार्टअप शुरू किए गए। आज की तारीख में, आज की डेट में भारत में 2,17,000 स्टार्टअप है गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्टार्टअप खोले गए थे स्टार्टअप इंडिया इस मिशन के तहत, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिवीजन ऑफ नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, NEDL का रिवीजन। NEDL क्या है? नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, उसमें रिवीजन से संबंधित आर्टिकल है। नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट NEDL में रिवीजन है, इससे संबंधित। न्यूज़ में क्यों है? ICMR द्वारा अभी नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। NEDL यानी नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट है, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट है, उसका ICMR द्वारा रिवीजन किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में। NEDL क्या होता है? नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट है क्या? दरअसल क्या हुआ था, 2018 में WHO ने डायग्नोस्टिक के लिए एक लिस्ट रिलीज की थी। डायग्नोस्टिक क्या होती है? दरअसल अगर किसी को बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए एक टेस्ट करना होता है। अगर आपको जब बुखार आया या कुछ भी है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे? टेस्ट करवाओगे। टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है। तो इस टेस्ट को है ना डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। तो कोई भी बीमारी का पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। तो WHO ने 2018 में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक लिस्ट रिलीज की गई थी कि ये जो टेस्ट है ना, ये तो हर हॉस्पिटल के पास में, चाहे प्राइमरी हो, टर्सरी हो या ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती हॉस्पिटल होते हैं उसका लेवल हो, वहाँ पर ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना वो अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जो बीमारियों का बर्डन है उसे कम किया जा सके। तो ये जो टेस्ट है वो तो मिनिमम होने ही चाहिए। ऐसी एक लिस्ट जारी की थी। भारत ने देखा ये लिस्ट तो अच्छी है, उसमें कुछ ऐड की, कुछ और टेस्ट थे वो ऐड किए, और भारत की खुद की एक नई मॉडिफाइड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थी उसकी लिस्ट रिलीज की गई। जो WHO की लिस्ट थी उसका नाम था एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, EDL था। भारत ने एक अपनी लिस्ट बनाई 2019 में, और भारत इसी के साथ पहला देश बन गया जिसने इस प्रकार की लिस्ट रिलीज की। तो भारत ने लिस्ट बनाई जिसका नाम दे दिया गया नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, NEDL दे दिया गया। WHO की थी EDL और भारत ने दे दिया NEDL। लिस्ट का नाम दे दिया NEDL। ये लिस्ट कब लाई थी? इंडिया ने लाई 2019 में लाई थी।
इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी टेस्ट ऐड किए गए थे। जो WHO की लिस्ट थी उसके अलावा भी कुछ टेस्ट इसमें ऐड किए गए थे। ठीक है, तो ये नई लिस्ट आएगी, NADL की आ गई। अब NADL में क्या था, ये लिस्ट लाई गई थी 2019 में लाई गई थी। अब तो इसको 4-5 साल होने को है, तो इसमें कुछ और चीज़ ऐड करनी है, कुछ और चीज़ ऐड करनी है, कुछ सुधार करने हैं। तो अभी ये इसका रिवीजन किया जाना है, तो यही है NADL का रिवीजन। अब इसमें क्या होगा, इस लिस्ट में रिवीजन करना है। इसके लिए जो ICMR है ना, उसने सभी स्टेक होल्डर हैं, इससे जुड़े हुए सभी है, हॉस्पिटल है और भी जो भी बड़ी बड़ी संस्था है, उनको इन्वाइट किया है कि आप सलाह दो किस प्रकार की इस लिस्ट में सुधार किया जा सके, इस लिस्ट में और भी लिस्ट कैटेगरी ऐड की जा सके। इस प्रकार की ICMR ने बात की है कि हमें जो है ना NADL में उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी, कुछ नए टेस्ट ऐड करने, कुछ पुराने टेस्ट उसे हटाने हैं। इसलिए ये न्यूज़ में थी ना, और इसमें ये चेंज किया जा रहा है। तो इसका एम क्या है, जो नई लिस्ट में सुधार कर, इसका एम क्या है? इसका टोटल एम है हेल्थ की जो बीमारी है, डिसीज है, उसके बर्डन को कम करना है, हेल्थ सेक्टर में सुधार करना है, ये इसका एम है। अब किसी भी टेस्ट को, कोई टेस्ट है उसको NADL में शामिल करने का क्राइटेरिया क्या है? कोई भी टेस्ट है, किसी बीमारी से संबंधित टेस्ट है, उसको NADL नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट में शामिल करने का क्राइटेरिया क्या है, क्या मानदंड है जिसको फुलफिल करके कोई भी टेस्ट है वो इसमें शामिल हो सकता है। तो इसमें पहले तो ये है कि उस बीमारी, मतलब जो भी टेस्ट है उससे संबंधित बीमारी है, उसका बर्डन कितना है। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया के लिए कोई टेस्ट है, जैसे कोविड है, कोविड के लिए कोई टेस्ट है, तो क्या कोविड के टेस्ट को इसमें शामिल किया जाना चाहिए? तो पहले तो देखा जाएगा कोविड का बर्डन कितना है। और कोविड तो बहुत ज़्यादा बर्डन है इसका, तो हाँ इसका बर्डन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा देखा जाएगा कि पब्लिक हेल्थ कितना इस पर बर्डन पड़ रहा है, जो पब्लिक हेल्थ है ना, सार्वजनिक कितना इस पर प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले तो देखा जाएगा डिसीज का कितना बर्डन है, फिर पब्लिक हेल्थ पर कितना बर्डन पड़ रहा है। ये क्राइटेरिया फुलफिल करके किसी भी टेस्ट को NADL की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो ये 2019 में थी, और भारत इसके साथ पहला देश बना था 2019 में ऐसी लिस्ट जारी करने वाला। अब एक बात देख लेते हैं ICMR के बारे में। ICMR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ICMR एक एपेक्स बॉडी है। किससे संबंधित एपेक्स बॉडी? एपेक्स यानी शीर्ष निकाय, जो टॉप पे होता है, तो ICMR है वो टॉप निकाय यानी शीर्ष की बॉडी है, एपेक्स बॉडी है। किससे संबंधित है? जो बायोमेडिकल से संबंधित कुछ रिसर्च करनी है, कुछ समन्वय करना है, कुछ प्रचार करनी है, तो बायोमेडिकल से संबंधित ये एक अपेक्स बॉडी है। ICMR एक अपेक्स बॉडी है बायोमेडिकल से संबंधित। इसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ना ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो जिसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो 100% फंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, फंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 100%। ठीक है, बात समझ में आपकी? ये एपेक्स बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 100% फंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। किसके अंतर्गत आती है ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च है, उसके अंतर्गत आती है। और वो ये काम क्या करती है? ये हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करने का काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अंतर्गत आती है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इसके अंतर्गत आती है ICMR। ये अपेक्स बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी थी, और ये 100% गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। ठीक है, अब एक बार इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के बारे में देख लो। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है? ये तो हेल्थ की स्टैंडर्ड सेट करने का काम करता है, न्यू सुधार करने, नए सुधार करने का काम करता है। किस प्रकार से पब्लिक हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, किस प्रकार क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवर किया जाए, पूरे देश में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है वो किस प्रकार से डिलीवर किया जाए, इससे संबंधित ये काम करता है। क्या काम करता है? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है 2022 का। ये तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करता है पूरे देश में, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को डिलीवरी को प्रमोट करता है पूरे देश में, तो ये इसका काम है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑपरेशन शक्ति। एक छोटा सा आर्टिकल है ऑपरेशन शक्ति। जम्मू कश्मीर में अभी आतंकवाद को, टेररिज्म को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शक्ति चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है? क्वेश्चन में आ जाए ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, टेररिज्म को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इंडियन आर्मी ये ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इंडियन आर्मी मिलकर ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाई जा रही है, सर्वशक्ति चलाया जा रहा है, जिसका एम है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना।
इसके अलावा 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश सांपों का विनाश, ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया गया था, जिसका भी एम सेम ही था, जिसका भी एम था जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद टेररिज्म है उसको खत्म करना। अभी चला रहा है ऑपरेशन सर्वशक्ति, 2003 में चलाया गया था ऑपरेशन सर्प विनाश। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को खत्म करना। किसके द्वारा चलाया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के द्वारा 2003 में चलाया गया था ऑपरेशन सर्प विनाश। ये चीज आप याद रखना। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नूरू या नाउरू। नाउरू एक कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। छोटा सा आर्टिकल है, इसमें क्या है, नाउरू है पहले ताइवान को सपोर्ट करता था, अभी चाइना ने इसको पैसे देके खरीद लिया या कुछ भी मान लो, और अभी चाइना को मान्यता देने लग गया है। तो नाउरू कहाँ है, इसकी लोकेशन देख लो। नाउरू एक पैसिफिक ओशियन है ना, वहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है, नाउरू है पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा कंट्री है, जो कि इक्वेटर के साउथ में एक छोटा सा कंट्री है पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में। और न्यू पपुआ गिनी उसके साइड में, ये न्यू पपुआ गिनी इसके साइड में है। इसकी कोई कैपिटल नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं, कुछ चाइनीज रहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन रहते हैं। ये एक फॉस्फेट रॉक द्वीप है जहाँ पर फॉस्फेट की माइनिंग होती है, तो ये एक फॉस्फेट रॉक द्वीप है। तो क्या देखा, नाउरू के देखा है। नाउरू जो पैसिफिक ओशियन में है, साउथ इक्वेटर में है, फॉस्फेट रॉक द्वीप है, न्यू पपुआ गिनी की साइड में है, और इसकी कोई कैपिटल नहीं है, और क्रिश्चियन और चाइनीज लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन भी रहते हैं। ये था नाउरू के बारे में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एचपीवी वैक्सीन के बारे में। सर्विकल कैंसर के लिए अभी एचपीवी वैक्सीन से संबंधित खोज की गई है, तो इससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? भारत की पहली स्वदेशी विकसित वैक्सीन सर्विकल कैंसर वैक्सीन है, इसकी खोज है, तो ये इसीलिए न्यूज़ में। एचपीवी वैक्सीन जो कि सर्विकल कैंसर के लिए, ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, इसलिए न्यूज़ में। इसके बारे में जानते हैं। एचपीवी वैक्सीन है वो भारत की पहली स्वदेशी, भारत की पहली इंडिजीनियस यानी स्वदेशी, खुद ही से डेवलप किया गया। तो एचपीवी वैक्सीन है सर्विकल कैंसर के लिए, भारत की खुद की इंडिजीनियस वैक्सीन है। ये सर्विकल कैंसर को रोकने का काम करती है। ये क्या काम करती है? सर्विकल कैंसर को रोकने का काम करती है। भारत की पहली और स्वदेशी वैक्सीन, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? जो कि सर्विकल कैंसर के लिए बनाई गई है। तो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन, जो सर्विकल कैंसर को रोकती है। ठीक है, ये एक वायरस, ये जो वैक्सीन है ना, ये वायरस लाइक पार्टिकल को रोकने का काम करती है। वायरस लाइक पार्टिकल जो होते हैं ना, उसको रोकने का काम करती है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसको किसने बनाया है? इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस बायोलॉजिकल यानी बायोटेक डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक डिपार्टमेंट के द्वारा इसे बनाया गया है। क्या काम कैसे करती है ये वैक्सीन? ये वैक्सीन काम कर लेते हैं। तो एचपीवी वैक्सीन के 4 टाइप है, 16, 18, 6 और 11, 16, 18 और 6 और 11, 16, 18, 6 और 11, 4 टाइप है इस वैक्सीन के। और ये है कैंसर, सर्विकल जो कैंसर होता है उसे रोकने का कार्य करती है। किसको रोकने का कार्य करती है? सर्विकल कैंसर को रोकने का कार्य करती है। सर्विकल कैंसर एक वायरल डिजीज है जो कि वायरस के माध्यम से होती है। सर्विकल कैंसर है वो वायरल डिजीज है जो कि वायरस के माध्यम से होती है। और ये वायरस है, इसका नाम है ह्यूमन पेप्लिकॉन वायरस। वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन पेपिलोन वायरस। वायरस का आप नाम याद रखना। एचपीवी वैक्सीन जो इंडिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, ये सर्विकल कैंसर को रोकती है। ये वायरस लाइक पार्टिकल होते हैं उनको रोकने का कार्य करती है। इसे किसने डेवलप किया? इसे डेवलप किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसकी हेल्प करिए बायोटेक डिपार्टमेंट ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक डिपार्टमेंट के द्वारा इसे डेवलप किया। कैसे काम करती है? इसके 4 टाइप होती है, 16, 18, 6, 11। ये सर्विकल कैंसर को रोकती है और ये वायरल डिजीज होती है, एक प्रकार की वायरल डिजीज है जो वायरस से होती है। कौन सा वायरस है रेस्पॉन्सिबल इसके लिए? वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोना वायरस। वायरस का नाम याद रखना, ह्यूमन पेपिलोना वायरस। कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन पेपिलोना वायरस रेस्पॉन्सिबल है। रोकथाम कैसे की गई है? रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? 9 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, बच्चियां जो लड़कियों में होता है ना सर्विकल कैंसर, तो 9 से 14 वर्ष की जो एज की बच्चियां हैं, चिल्ड्रन है, लाइक स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, मतलब 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीन किया जाता है। तो 9 से 14 वर्ष की बच्चियों में ये वैक्सीनेशन किया जाता है। इसके माध्यम से रोका जा सकता है सर्विकल कैंसर को। सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए 9 से 14 वर्ष की एज ग्रुप की जो बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीनेशन किया जाता है, इससे रोका जाता है। कैसे होता है ये रोग कैसे फैलता है? और सर्विकल कैंसर कैसे फैलता है? तो स्किन से स्किन टच में होती है, इससे फैलता है। माउथ से माउथ टच में आता है, स्किन से स्किन टच में होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये फैलता है। ठीक है,
कैसे फैलता है? स्किन से स्किन टच आने से ये फैल जाता है। अगर एक इंसान के दूसरे इंसान टच में आएगा तो ये फैलने का काम करेगी। तो ये सर्विकल कैंसर है, स्किन टच में होता है। रोकने के लिए 9 से 14 वर्ष की एज ग्रुप है, उसमें बच्चियों को ये वैक्सीनेशन किया जा से रोका जा सकता है। HPV वैक्सीन के बारे में देखा, जो कि सर्विकल कैंसर को रोकने का कार्य करती है। ये भारत की पहली स्वदेशी इंडिजीनियस विकसित वैक्सीन है। स्वदेशी इंडिजीनियस विकसित वैक्सीन है। किसने बनाया इसे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक डिपार्टमेंट के द्वारा इसे बनाया गया है। ये वायरस लाइक पार्टिकल है, उसे रोकती है। इसके 4 टाइप है, 16, 18, 6, 11। ये सर्विकल कैंसर को रोकती है। ये वायरल डिजीज है, इसके लिए वायरल रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा वायरल रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की एज ग्रुप में जो बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीनेशन किया जाता है, इसलिए रोका जा सकता है। स्किन से स्किन टच आने पर ये जो डिजीज है ये फैलती है। तो ये पूरा आर्टिकल था HPV वैक्सीन से संबंधित है। तो आज के डिस्कशन में इतना था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। आज के आपको क्वेश्चन ये देख के आना है, ठीक है। आज को क्वेश्चन आपको ये देख के आना है। इसके अलावा हम कल के देख लेते हैं। तो ब्रह्मगिरी क्या कर्नाटक में है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है क्या? जी हाँ, ये ट्रू है। ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटक में। फिर है डार्क स्काई से संबंधित। डार्क स्काई जो हमारा इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है, क्या ये नामदफा फॉरेस्ट में बना था? अरुणाचल प्रदेश में? नहीं, ये नामदफा नहीं था, ये पेंच में बना था, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है। तो दूसरा फॉल्स है। तीसरा है वल्चर के बारे में। इंडियन वल्चर या लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, वो IUCN की वनरेबल कैटेगरी में है। नहीं, IUCN की वनरेबल नहीं है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। हमने कल देखा था, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है। वल्चर कोई भी इसमें नहीं आता, वनरेबल कैटेगरी में कोई भी वल्चर नहीं आ रहा है। 4 आ रहे क्रिटिकल में, 1 आ रहा है इंडेंजर्ड में, बाकी 3 आ रहे लिस्ट कंसर्न में। तो कोई भी वनरेबल में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो। फिर है ह्यूमन पेपिलोमा के बारे में एक क्वेश्चन है, वो आप देख के आना। आपने देखा इसके बारे में, ये क्वेश्चन हमने कल देखा था। इसका आंसर होगा ह्यूमन पेपिलोमा है। इसमें एक करेक्ट है, इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ह्यूमन HPV वैक्सीन है कवर्ड UIP के अंतर्गत कवर है। तो UIP के अंतर्गत ये कवर नहीं है। UIP के आप लिस्ट देखोगे तो ये UIP में कवर नहीं है। यूनिवर्सल इम्यूनो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ये कवर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, क्या HPV वैक्सीन है वो गर्ल को 9 से 14 वर्ष की एज ग्रुप में दी जाती है? जी हाँ, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। फिर ये कल के लिए क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, उसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अयोध्या थाईलैंड के बीच में, सिल्वेक्स USA के बीच में। ये ऑप्शन मैच द फॉलोइंग देख के आपको इसमें ऑप्शन क्लिक करना है, या तो फिर इसको आप कल देख लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप कल देख के आओ, पॉलिटिक्स से संबंधित है। फिर ये ताइवान से संबंधित एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था इंडिया ताइवान के बीच बायलैटरल रिलेशन से संबंधित। तो आपको इसमें राइट क्लिक करना था, करेक्ट क्लिक करना था। तो पहला है, इंडिया ताइवान को क्या फॉलो करता है, मतलब इंडिया ताइवान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ये पूछा गया डिप्लोमेटिक टाई नहीं है, तो हाँ डिप्लोमेटिक टाई नहीं है, पहला सही है। दूसरा पूछा गया ट्रेड भी नहीं है, तो हाँ ट्रेड व्यापार तो है ताइवान के साथ में, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।